हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का निराला द विजन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं पीके निराला। आज हम लोग क्लास लेकर आए हैं 8वीं क्लास का पॉलिटी एनसीईआरटी। ये जो एनसीईआरटी का 8वीं क्लास का पॉलिटी है, ये आपके सीटेट के लिए तो रामबाण है ही, और साथ ही साथ अन्य कंपटीशन के लिए भी बहुत रामबाण है। जो स्टूडेंट्स एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और एनसीईआरटी का एक एक चैप्टर पढ़ते जा रहे हैं, सारे चैप्टरों को मिलाकर मैंने एक क्वेश्चन तैयार किया है। तो 8वीं क्लास का पढ़ के अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि सवाल को मैंने जो पढ़ा है मेरा कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है। इन सवालों के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो इसी सवालों के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है, जो आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान के बारे में दिया जा रहा है कि संविधान के बारे में कि जिन देशों के पास अपना संविधान होता है वे सभी लोकतांत्रिक होते हैं। ये तो पहला चैप्टर में जो दिया हुआ है, पहला चैप्टर में पहला लाइन उठाया हुआ है, ये जिन देशों के पास अपना संविधान होता है वे सभी लोकतांत्रिक देश होते हैं। गलत। ये प्रत्येक देश का अपना न कोई संविधान जरूर होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है या आवश्यक नहीं है कि वो क्या हो, लोकतांत्रिक हो। वह राजतंत्र भी हो सकता है तो उसका भी अपना संविधान होगा, सैनिक तंत्र होगा उसका अपना संविधान है, ठीक है, धर्म तंत्र होगा उसका अपना संविधान है, तानाशाही शासन है वहाँ अपना संविधान है, समाजवादी सरकार है उसका अपना संविधान है। यानी प्रत्येक देश का अपना कोई ना कोई संविधान अवश्य होता है, ठीक है जी। तो अगर किसी देश के पास अगर संविधान है तो यह इस बात का गारंटी नहीं है कि वो लोकतांत्रिक होगा, ठीक है, क्लियर। तो इसलिए पहला वाला क्वेश्चन गलत हो जाएगा। संविधान समाज के मूलभूत स्वरूप का निर्धारण करते हैं, ये सही है। ये क्योंकि संविधान बनता क्यों है, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जो जरूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, समस्याएं हैं, उसके समाधान के लिए हम क्या करते हैं, नियम कानून बनाते हैं, और उन्हीं नियमों कानूनों का संग्रह जो है संविधान में वर्णित किया गया है। ये तो ये दूसरा वाला लाइन सही है, पहला वाला गलत है। इसको तैयार कर लीजिएगा, परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉलिटी से सीटेट में 10 या 12 क्वेश्चन आते हैं ये, और आप इसे तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। और जो स्टूडेंट्स हैं इनको आप सभी जो है सब्सक्राइब कीजिए जल्द से जल्द, ठीक है, और जो आपके साथी हैं उनको भी दीजिए ताकि वो ये भी पढ़ के और इसको तैयार कर लीजिए। आपको पूरा किताब है और पूरा किताब का निचोड़ दिया हुआ है, इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा आपको, ठीक है। ठीक है, संविधान में राज्य शब्द का संदर्भ राज्य सरकारों से नहीं होता है, तो हम सही लाइन दिया हुआ है। ये जो राज्य बनता है वो कैसे बनता है, राज्य बनने के लिए उसके बहुत सारे कंडीशन होते हैं। पहला होता है भूभाग, निश्चित भूभाग होना चाहिए। दूसरा होता है जनसंख्या। तीसरा होता है सरकार। और चौथा चीज होता है संप्रभुता। ये होता है संप्रभुता, मतलब होता है स्वतंत्रता, निर्णय लेने की स्वतंत्रता। तो अगर संविधान में राज्य शब्द का संदर्भ राज्य सरकारों से नहीं है, हम कहते हैं ना बिहार सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, ये झारखंड सरकार, ये कहते हैं। तो संविधान में जो राज्य शब्द की जो परिभाषा है, 84 शास्त्र में राज्य शब्द की जो अवधारणा है, उस संदर्भ में बिहार एक राज्य नहीं है। हाँ, निश्चित रूप से बिहार के पास एक भूभाग जरूर है, बिहार के पास जनसंख्या जरूर है, सरकार जरूर है, लेकिन संप्रभुता नहीं है इसके पास। क्योंकि बिहार सरकार जो निर्णय लेता है वो केंद्र सरकार के अनुसार लेता है, केंद्र सरकार के गाइडेंस में ही लेना पड़ता है उसको। तो ये इसकी संप्रभुता नहीं है। लेकिन भारत एक राज्य है, संवैधानिक रूप से पॉलिटिकल साइंस के अनुसार से भारत एक राज्य है। क्यों है, तो उसके पास अपना भूभाग है, भारत के पास जनसंख्या है, सरकार है और संप्रभुता भी है उसके पास, कि भारत स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकता है, उस पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं है। इसलिए पहला वाला कथन
राज्य शब्द का अर्थ राज्य सरकारों से नहीं होता है, ठीक है। दूसरा है, संविधान के अनुसार राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। अब देखिए आगे ना के बात को, निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों, लोग क्या हो गया, जनसंख्या हो गया, भूभाग क्या हो गया, भूभाग हो गया, सरकार हो गया, ये तो ये दूसरा लाइन सही है, परिभाषा यही दिया है। ये चार जो अंग मैंने बताया वो दूसरे लाइन में वो इंडिकेट कर रहा है, तो दूसरा सही, दूसरा भी सही है, ठीक है, और पहला भी सही है, तो एक और दो सही है। इसी टाइप से सवाल परीक्षा में आपको आएंगे, जो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, संविधान निर्माण के समय निम्नलिखित अधिकारों में से कौन से अधिकार मौलिक अधिकार में शामिल थे? ये अब तक ये सवाल दिया हुआ है। जब संविधान निर्माण हुआ 26 नवंबर 1950 को हुआ था, 49 को, नवंबर 1949 को हुआ था। क्या हुआ था? 26 नवंबर 1949 को हुआ था, ठीक है जी। उस समय जो है संविधान जो बनकर तैयार हुआ, लागू तो हुआ 26 जनवरी 1950 को, ठीक है जी, ऐसे लागू हुआ, ठीक है जी। जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस समय जो मौलिक अधिकार था भाग 3 में, भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया। तो उस समय मौलिक अधिकार कितने थे? 7 थे। सातों सही है। समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक, संवैधानिक, संपत्ति का अधिकार, सातों सही है, ठीक है जी, सातों बात सही था उसमें, क्लियर। लेकिन बाद में 44वें संविधान संशोधन, कितने? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है जी, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को खत्म कर दिया गया। यानी मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार माना गया, कानूनी अधिकार माना गया। ये यानी कानून के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को छीना जा सकता है। अब इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दे। क्यों हटाया गया? देखिए, जैसे सरकार, संपत्ति का अधिकार क्या? एक मौलिक अधिकार है, यानी कि सरकार भी उसे छीन नहीं सकती है। अगर छीनती तो वो सर्वोच्च न्यायालय या आपको हाई कोर्ट में, यानी मौलिक अधिकार की रक्षा दो ही जगह होता है, एक होता है सुप्रीम कोर्ट में और एक होता है हाई कोर्ट में, यानी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, दोनों जगह होता है, याद रखिएगा। तब हुआ ये कि चले जाते थे, अब सरकार को बनाना है सड़क, हॉस्पिटल, ठीक है जी, सामुदायिक भवन या विद्यालय बनाना है। अब सरकार को चाहिए नहर बनाना है, सरकार को चाहिए जमीन, कि भाई जमीन दीजिए तब ना बनेगा ये चीज़ का। अब सड़क बनना है तो रास्ते में किसी की जमीन पड़ गई, सरकार ने मांगा, नहीं दिया, तो फिर सारा काम रुक जाता था। इसलिए सरकार को बहुत दिक्कत हुआ। इसलिए सरकार ने 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को खत्म कर दिया गया। अब हमारे पास जो वर्तमान में जो है वो कितने हैं? ये 6। कितने हैं? 6, याद रखिएगा, इसको लिखते चलिएगा। ये आज के बार में तैयार कर लीजिएगा, 1 से 1.5 घंटा में तैयार हो जाएगा आपका माल पूरा। मैंने बहुत कोशिश करके दिया है और उम्मीद मैं करता हूं कि आपका पूरा लड़ जाएगा पूरा अच्छे से, ठीक है जी। इसमें से क्या होगा? सारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौलिक अधिकार लोगों की राज सत्ता के साथ साथ बहुमत की निरंकुशता से भी रक्षा करती है, सही बात है। धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है, ठीक है, ये भी सही है। धर्म को ये राज से अलग रहने की अवधारणा धर्मनिरपेक्षता है। मौलिक अधिकार लोगों की राज्य की सत्ता के साथ साथ बहुमत की निरंकुशता, मतलब जो सरकार है उससे भी रक्षा करता है, जो बहुमत की निरंकुशता है उससे भी रक्षा करता है। दोनों सही है, दोनों सही है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये होता है कि धर्म का राज्य के और राज्य का धर्म के मानों को हस्तक्षेप नहीं है, धर्मनिरपेक्षता। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं।
भारतीय राज खुद को धर्म से दूर रखते हुए ध्यान देता है कि राज की बागडोर न तो किसी एक ही धार्मिक समूह के हाथों में जाए और न ही राज के धर्म। ये सवाल सारा धर्मनिरपेक्षता पर है। ये लाइन भी सही है। धार्मिक क्रियाकलाप में हस्तक्षेप की नीति अपनाते हुए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को विशेष छूट देता है। वही ने कहा मैंने कि राज्य धर्म के मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करता। हस्तक्षेप याद रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय राज्य कभी कभी हस्तक्षेप करते हुए धर्म में फैली बुराइयों का निषेध भी करता है। ये बात सही। जैसे हिंदू धर्म में सती प्रथा था, ये तो सरकार ने उसमें हस्तक्षेप किया और सती प्रथा को बैन किया। एक्चुअली में क्या है कि राज धर्म के मामले में हस्तक्षेप की नीति अपनाता है। ये धर्म के धार्मिक क्रियाकलाप, धर्म का प्रचार प्रसार, धर्म का संस्थाएं, ये सब जो है राज अपनी मर्जी से करता, अपनी स्वतंत्रता से करता। पूरी छूट दी गई है। ठीक है, 25, 26, 27, 28 में पूरी छूट दी गई। देखिएगा, ये धर्मनिरपेक्षता का अगर आर्टिकल पूछे तो क्या है, 25 है, 26 है, 27 है, 28 है। 25 में क्या कहा गया है कि धर्म को प्रचार प्रसार करने का, अभिव्यक्ति करने का स्वतंत्रता। यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए 25 वाला। अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि धर्म का प्रचार कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं, ये अभिव्यक्ति कर सकते हैं, ये सारा चीज दिया गया। लेकिन कभी कभी धर्म में क्या होता है, बहुत सारी बुराइयां आ जाती हैं जो धर्म का मूल बात नहीं होता है। ये तो ऐसी स्थिति में सरकार क्या करती है, धर्म के मामलों में हस्तक्षेप करती है। हस्तक्षेप भी करेगी तो धार्मिक मामलों में नहीं, गैर धार्मिक मामलों में। ये जैसे मैंने कहा ना कि सती प्रथा को बढ़ावा दिया जाता था। जैसे अभी 3 तलाक देखा आपने, 3 तलाक को खत्म किया गया, तो सरकार ने बैन कर दिया इस चीज को। ऐसे बहुत सारी धार्मिक बुराइयां हैं जो धर्म के द्वारा, धर्म में किसी न किसी चीज़ से जुड़ गई, उसको दूर किया गया। इससे सारी बातें सही है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार के लिए बहुत ही VVI सवाल, बहुत VVI सवाल है। ठीक है जी, चलिए। अमेरिका से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। अमेरिका की विधायिका कानून बनाकर किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित कर सकती है। ये गलत है, तो कहीं भी नहीं है। क्योंकि अमेरिका का जो संविधान बना, ये तो 1791 में बना, बाद में भी चला इस चीज का। तो आप देखिएगा अमेरिका का जो संविधान है, ठीक है, अमेरिका का संविधान आप देखिएगा, अमेरिका का संविधान मूल क्या है, धर्मनिरपेक्षता का संविधान है। ये अमेरिका की विधायिका हो चाहे कोई भी हो, उसमें कोई भी उसका मौलिक ढांचा है, संवैधानिक ढांचा है धर्मनिरपेक्षता। तो ये तो कभी नहीं सही हो सकता। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथक्करण का अर्थ है कि राज्य धर्म एक दूसरे के मामले में किसी प्रकार दखल नहीं दे सकते। ठीक है, यही है, यही धर्मनिरपेक्षता है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। तो गलत पूछ रहा है तो पहला वाला गलत हो जाएगा। याद रखिएगा, अमेरिका से संबंधित है ये। भारतीय संविधान में निहित धर्म संबंधी अधिकारों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान में वर्णित प्रावधानों के आधार पर राज्य धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, ठीक है, राज्य धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। वही बुराई आता है तो सिर्फ बुराई के मामले में भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का विरोध करता। देखिएगा ना, गलत है ये। हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्षता जो है हमारे यहाँ मौलिक अधिकार का नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्षता क्या है, पंथ निरपेक्षता। हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्षता का जो हिंदी अनुवाद किया गया है वो पंथ निरपेक्षता है, न कि धर्मनिरपेक्षता। धर्म का मतलब होता है कर्तव्य, नैतिकता। क्या है, धर्म का मतलब होता है कर्तव्य, DHRAM, धर्म। और ये पंथ का मतलब होता है कोई धार्मिक विशेष समुदाय, जैसे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म। तो मतलब भारत में कहा गया है कि हम किसी धार्मिक विशेष से न स्वतंत्र हो सकते हैं, धर्म से कैसे स्वतंत्र हो जाएंगे।
याद रखिएगा, भारत में जो धर्मनिरपेक्षता है उसको हम धर्मनिरपेक्षता वर्ड नहीं बोलते, यहाँ पर पंथ निरपेक्षता बोलते हैं। ठीक है जी, इसीलिए ठीक है। चलिए दूसरा लाइन तो गलत है, करें कि धर्मनिरपेक्षता का विरोधी है, नहीं सहायक है। हमारे यहाँ मौलिक अधिकार 25, 26, 27, 28 जो है, 25, 26, 27, 28, ये क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता यानी धर्मनिरपेक्षता को समर्थन करता है। ठीक है जी, धर्मनिरपेक्षता का समर्थन करता है। चलिए, तो पहला दूसरा गलत है, पहला सही है। ठीक है, सत्य पूछ रहा था, पहला सही है। चलिए, सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ है देश के सभी व्यक्ति नागरिकों को वोट देने का अधिकार। सही है। अभी जिसे 18 वर्ष का हो गया दे सकता है, लेकिन पहले जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ था, तो उस समय 21 वर्ष को व्यक्ति मताधिकार माना जाता था। लेकिन 61वें संविधान संशोधन, याद रखिएगा, 1989, 61वें संविधान संशोधन 1989 में क्या हुआ कि 21 से 18 कर दिया गया, तब से 18 वर्ष चला आ रहा है। ठीक है ना, इम्पोर्टेंट लाइन है कि पहले कितना था 21 वर्ष, अब कितना 18 वर्ष कर दिया गया। कौन से अनुच्छेद में? 61वें संविधान संशोधन में। ठीक है, ये तो पहला लाइन तो सही है, लोगों के निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है, और ये भी ठीक है, दोनों लाइन सही है। ठीक है जी, तब रट जाइएगा, तब रट जाइएगा, परीक्षा में यही आएगा, तब रट जाइएगा। जनता द्वारा संसद के चुने गए सभी प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाता है। सही है। संसद सरकार को नियंत्रित करती है, समर्थन, ये भी सही है, दोनों सही है। मुझसे कौन से निकाय संसद के अंगों में शामिल है? राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, तीनों निकाय सही है। 1, 2, 3। विधानसभा नहीं होता है, ये संसद होता है ना, संसद में आप देखिएगा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जैसे कोई भी कानून बनाना होता है तो हम लोकसभा में लागू किए, उसके बाद हम राज्यसभा में प्रस्तुत किए, ये लोकसभा पास कर दिया तो राज्यसभा में पारित, राज्यसभा में रखते हैं, राज्यसभा में बहस होता है, राज्यसभा पारित करता है, और राष्ट्रपति सिग्नेचर करता है। जब सिग्नेचर कर देगा तो समझिए तब वो कानून बन जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसीलिए तीनों सही है। भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है। सही है। राज्यसभा लोकसभा में क्रमशः 245 और 45 सदस्य होते हैं, जिनकी सभापति अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति होता है। ये गलत है, देखिए यहीं पर पकड़ लीजिए कथन। ठीक है जी, आते हैं थोड़ा देखते हैं। देखिए राज्यसभा का जो राज्यसभा में सदस्य दिया ना, राज्यसभा 245, ये तो सही है, अधिकतम 250 होता है, लेकिन अभी वर्तमान में 245 है, ये तो सही लाइन है। लेकिन इसका सभापति कौन होता है? जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वही सभापति होगा इसका। ठीक है, अब आइए लोकसभा। लोकसभा का दिया है 545, अगर पूछे अधिकतम पूछे आपसे तो 552 होता है। कितना होते हैं? 500 अधिकतम, लेकिन वर्तमान में 545। ये लाइन तो सही है, लेकिन इसका जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है, वो लोकसभा अध्यक्ष होता है। जो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं ना, उसी में से चुनाव के माध्यम से, उसी में चुनाव होता है वहीं पर ये, और लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, ना कि राष्ट्रपति होता है। ये कंफ्यूज कराने के लिए दिया है, कह रहा है कि राष्ट्रपति होता है, नहीं। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है, जो लोकसभा सदस्यों में से कोई व्यक्ति बनता है। लेकिन राज्यसभा का जो सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है।
ठीक है जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा है, बेहतरीन सवाल पूछा है, इसलिए पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। ठीक है जी। लोकसभा में 545 सदस्यों में से 543 निर्वाचित होते हैं, जबकि 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। ठीक है, मनोनीत कौन होता है? तो एंग्लो इंडियन होते हैं। पूछेगा कि राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 2। तो कौन होते हैं? तो आंग्ल भारतीय, आंग्ल भारतीय बोलते हैं, एंग्लो इंडियन बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एंग्लो इंडियन बोलते हैं। राज्यसभा में निर्वाचन 245 सदस्यों में 235 निर्वाचित होते हैं, 10, यही गलत है। 10 नहीं होते, 12 होते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है बहुत ज्यादा। ठीक है जी, तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तुम्हें दूसरा सत्य पूछ रहा है तो सही है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, इसको एकदम याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। भारतीय संसद से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करती है। ठीक है, प्रधानमंत्री लोकसभा में सदस्य दल का मुखिया होता है, जिसकी सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते हैं, भी सही है। याद कर लीजिएगा, ये लाइन है, संसद में ये कार्यपालिका किससे बनता है? जो संसद में जो सदस्य चुन कर आते हैं, ये उसी में से कार्यपालिका बनता है। ये जैसे ये है ना, संसद है, संसद मतलब विधायिका है, संसद है, तो इसी में से कुछ मतलब पार्टियां जिनको बहुमत प्राप्त हो जाती है वो सरकार बन जाती है, और जिनके पास बहुमत नहीं होता है वो विपक्ष बन जाती है। और ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? विधायिका चलाते हैं, विधायिका माने संसद चलाते हैं, और इनका काम क्या होता है? कानून को लागू करना। ये कानून का लागू भी करती है और कानून का निर्माण भी करती है। तो निर्माण करते समय सरकार और विपक्ष मिलकर काम करना पड़ता है, और जब लागू करने की बात आई तो केवल सरकार, जिसके पास बहुमत था वही सरकार बनाया। और ये जैसे इस समय नरेंद्र मोदी क्या है? सरकार है। ठीक है जी, ये है। चलिए, हो गया क्लियर? तो पहला सही है, दूसरा भी सही है, तो 1 और 2 दोनों सही है। चलिए, ठीक है, दोनों सही है। राज्यसभा मुख्य रूप से राज्यों के प्रतिनिधियों के रूप में काम करता है। ये सही है। विधि निर्माण संबंधी प्रस्ताव को पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, तो गलत। ऐसा जरूरी नहीं है लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में, कोई भी हो सकता है। हम राज्यसभा में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित कानूनों की समीक्षा करती है, आवश्यकता पड़ने पर संशोधन भी कर सकती है, ये भी सही है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभा द्वारा निर्वाचित सदस्य होती है, भी सही है। तो केवल 2 इसमें गलत है, देख लीजिए। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा लाइन है, बहुत बढ़िया सवाल है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, आएगा परीक्षा में, ध्यान रखिएगा। प्रश्नकाल के माध्यम से सांसद सरकार के काम काज के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, इसके माध्यम से संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण भी रखते हैं। ठीक है जी, ये भी लाइन सही है। लोकतंत्र के स्वसंचालन में विपक्षी दल एक अहम भूमिका अदा होता है ना, विपक्षी दल बताया था, सरकार की नीतियों की कमियां भी लाता है, ये भी सही है। संसद के प्रश्नों से सरकार को भी महत्वपूर्ण फीडबैक मिलता है, ये भी सही है। यानी इसमें सभी लाइन सही है और बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम इसको याद कर लीजिएगा, मगर सीटेट के लिए तो रामबाण है ही, और साथ साथ कंपटीशन के लिए भी रामबाण है। ठीक है, जो समझना आपको। कानून के शासन, इसका अर्थ है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर सख्ती से लागू नहीं करना है। ये लोकतंत्र है ना, लोगों की सहमति से लागू करना पड़ेगा। इसके द्वारा सभी प्रकार के अपराधों के लिए एक निश्चित सजा प्रक्रिया होती। सही, पहला गलत है, दूसरा सही है। तो गलत पूछ रहा है आपसे, देखिए गलत पूछ रहा है, ये ध्यान रखिएगा परीक्षा में, गलत ये सब ध्यान रखिएगा, माइनर मिस्टेक हो जाता है। मैंने वीडियो भी बनाया है इस पर बहुत सारा। अब ये न्यायपालिका,
न्यायपालिका के दायित्व के बारे में कौन सा बिंदु सामने नीचे दिए सही तरह से चयन कीजिए। विवादों का निपटारा करना, ये भी लाइन सही है। ये भी इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन अच्छा है, सभी सही है, इसमें सारा सही है। विवादों का निपटारा करती है, ये भी सही है। न्यायिक समीक्षा करती है, ये भी सही है। कानून की रक्षा करती है, ये भी सही है। मौलिक अधिकारों का सुनिश्चित करती है, ये भी सही है। संविधान के संरक्षण का काम करती है, ये भी सही है। सब सही है इसका। VVI मैं मार दिया आपको, जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखित कथनों में विचार के न्यायिक व्यवस्था नागरिकों और सरकारों, दो राज्यों सरकारों मध्य काम करती है, ये भी सही है। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है, ठीक है जी, ये भी सही है। क्योंकि व्याख्या कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय ही तो करेगा। तो पहला और दूसरा दोनों सही है। एकदम इंपॉर्टेंट लाइन है ये भी, सर्वोच्च न्यायालय पर चल रहा है, ठीक है जी। सर्वोच्च न्यायालय पर एक सवाल आता है हमेशा परीक्षा में। मौलिक अधिकार, ये भी मस्त क्वेश्चन है, जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने की स्थिति में सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय नहीं जा सकता। ये गलत, अभी बताया था आपको कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में जा सकते हैं। ये अनुच्छेद 32 के तहत जा सकते हैं, ठीक है जी, ये जा सकते हैं। अगला लाइन ये है, संविधान के अनुच्छेद, ये जो हम लोग यहाँ पर जा रहे थे कि देखो, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत जा सकते हैं और हाई कोर्ट 226 के तहत जा सकते हैं। अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में आप मौलिक अधिकार का रीट दायर कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में अगर जाना होगा तो अनुच्छेद 32 के तहत जाने का ये अधिकार दिया गया है, लिखा गया है। तो पहला तो गलत हो रहा है, खाली कर रहा है सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। बहुत मस्त क्वेश्चन है कंपटीशन के लिए और सीटेट के लिए, रामबाण है। संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्येक नागरिक को सम्मानजनक गौरवपूर्ण जीवन जीने का मौलिक अधिकार प्राप्त है, साथ ही ये भी सही है। तो दूसरा भी सही, दूसरा सही है, पहला गलत है। तो असत्य पूछ रहा है तो ये हो जाएगा। बहुत मस्त क्वेश्चन है, मैं आपके लिए गेस कर दिया, इस बार आना है इसको परीक्षा में, नहीं आएगा तो देखिएगा, बता रहा हूँ, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं और देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है जी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में, ठीक है, इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी, सही है। अपने पूर्ववर्ती फेडरल ऑफ कोर्ट ऑफ इंडिया की भारतीय न्यायालय भी पहले राष्ट्रपति भवन के अंदर चेंबर पर चलती थी, ये दोनों सही है, इसको याद कर लीजिएगा। ये सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताएगा, पहले यहाँ काम करती थी, राष्ट्रपति भवन के अंदर काम करती थी, ठीक है। और इसकी जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो हुआ है 26 जनवरी 1950 को हुआ है, दोनों लाइन सही है, ठीक है। भारतीय संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं रखा गया, सरकार उस पर नियंत्रण, एक गलत कथन है। न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र है, ठीक है जी। उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियों में सरकार का दखल नहीं होने पर भी स्वतंत्र न्यायपालिका का होना संभव है, ठीक है, हाँ सही है। तो केवल दो सही है, पहला गलत लाइन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यायपालिका के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार, शक्तियों के पृथक्करण के चलते विधायिका और कार्यपालिका जैसे सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकती है, सही है। स्वतंत्र न्यायपालिका होने के बावजूद भी न्यायाधीश न्यायपालिका के दुरुपयोग का रोक नहीं पाते, कि रोक पाते हैं, नहीं गलती, क्या बोल लिख दिया, 2 मिनट रुक जा, हाँ नहीं रोक पाते हैं, ये गलत, सही कथन थोड़े, गलत कथन है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, ठीक है। रोक पाते, समीक्षा करता है ना, तो रोक पाते हैं सारा। उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, मद्रास और मुंबई, जब अंग्रेज आए थे तो उन्होंने किया था। 1861 के प्रावधान के तहत 1862 में किया था। दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन 1964 में किया गया था, गलत है।
उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र में एक से अधिक राज्य शामिल होते, ये भी सही है, एकदम सही है। पूर्वोत्तर राज्यों ये है, ये गलत है। एक ही उच्च न्यायालय नहीं है, असम का अलग है, बाकी लोगों का ये है, एक बनाया गया। तो 2 और 4 गलत है। ठीक है जी, देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट उतना है नहीं लेकिन देख लीजिएगा इसको, लेकिन समझने के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। अधीनस्थ न्यायालय जिला अदालत जिले तहसील का स्तर पर, सही है, ठीक है, क्लियर। प्रत्येक राज्य का अपना उच्च न्यायालय होता है, गलत यही। प्रत्येक राज्य का अपना एक उच्च न्यायालय होता है, लेकिन साथ ही 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी अपना एक उच्च न्यायालय होता है। अगर दोनों लाइन एक साथ लिखा रहता है तब सही माना जाता है। देश का मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का मुखिया होता है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों को देश के बाकी सभी अदालतें मान्य होते हैं जी। क्या पूछ रहा, गलत पूछ रहा है ना, तो ये हो जाएगा आपका सही, ये सही है। संपूर्ण देश का एक ही सर्वोच्च न्यायालय जो नई दिल्ली में स्थित है, भी सही है। तो गलत क्या पूछ रहा है आपसे, केवल 2, ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है एकीकृत न्यायालय के बारे में। भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, ऊपर की अदालत के फैसले नीचे की सारी अदालतों पर बाध्यकारी होते हैं। गलत, बाध्यकारी नहीं होते हैं। सुझाव दिया जाता है कि आप इसको देख लीजिएगा। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं, तो वो उसे ऊपर की अदालत पर अपील कर सकता है। ये व्यक्ति को नहीं लगना चाहिए, ये अदालत फैसला करेगी कि जाए, और उसका भी क्राइटेरिया होता है, सभी मामले ऊपर के मामले में नहीं दिया जाता है। ठीक है जी, ये है, ये दोनों लाइन गलत हैं, ध्यान रखिएगा। अदालती सेवाएं सभी के लिए उपलब्ध होते हुए भी अत्यधिक धन समय की बर्बादी के चलिए आम आदमी की पहुंच से काफी दूर थी, ये सही लाइन है। सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका दायर कर PIL क्या है, वो इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिए। 1980 के दशक में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी शुरुआत किया था। ये क्या होता था, जैसे आप सभी लोग जानते ही हैं, ऐसा नहीं आज भी वही है। जैसे न्याय क्या है, न्याय एक खर्चीली प्रक्रिया है और एक लंबी प्रक्रिया है। ये आप सोचिए कि जिसके पास पैसा है उससे भी न्याय पाने में समय लगता है और खर्च करना पड़ता है, और जो व्यक्ति गरीब है ये उसको न्याय तो बहुत मुश्किल है। ठीक है जी, न्याय उसके लिए बहुत मुश्किल ना है। तो ऐसी स्थिति में ये उसके लिए वकील भी महंगा हो जाएगा, सारी व्यवस्था महंगी हो जाती है, तो उसको न्याय नहीं मिल पा रहा था। तो 1980 के दशक में सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश थे, उन लोगों को लगा कि अगर हम न्याय गरीबों तक नहीं पहुंचा पा रहे, न्याय जन जन तक नहीं पहुंचाया, तो फिर ऐसे न्यायपालिका रखने से क्या फायदा है। तो फिर उन्होंने एक नया प्रावधान लाया, जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इंग्लिश से बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसका मतलब होता है जनहित याचिका। अब जनहित याचिका क्या है ना, चाहे तो व्यक्ति खुद जो है पोस्ट कार्ड के माध्यम से, मेल के माध्यम से, ठीक है जी, और चाहे कागज पर लिख कर न्यायालय में यदि मतलब जो है भेज सकता है, खाली भेज देना है, पोस्ट कार्ड के माध्यम से भेज दीजिए उसके सामने। या तो कभी कभी ये भी होता है कि कोई स्वयंसेवी संगठन है, चाहे सामाजिक संगठन है, चाहे NGO है, आपके मामला को भी न्यायालय में PIL के माध्यम से दर्ज कर सकता है। इसकी सबसे खूबसूरती यही बात है। ये जैसे आप सक्षम नहीं, आप गरीब हैं, आपके बारे में, जैसे तिहाड़ जेल का मामला भी ऐसे ही टाइप का था, आपको अपने बारे में नहीं पता है, लेकिन कोई स्वयंसेवी संगठन है, NGO है, चाहे कोई सामाजिक संगठन है, समाजिक सुधारक है, वो आपके लिए मतलब कोर्ट में लड़ सकता है, उसको PIL दर्ज कर सकता है। इतनी छूट उसमें भी दी गई है। ठीक है जी, इसे अब मतलब जनहित याचिका का मतलब क्या हुआ कि न्याय अब गरीबों तक पहुंचने लगा। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक इसमें दोनों लाइन सही है, ध्यान रखिए। बहुत अच्छा चीज लाया, बहुत क्वेश्चन अच्छा है, हर साल एक सवाल ये पूछता है PIL पर, इसको तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। मेरे तरफ से गेस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, PIL।
ठीक है जी। अब अगला आएगा ये है फौजदारी मामले में है, थोड़ा सा कट गया है, फौजदारी मामला का है, ठीक है, याद रखिए फौजदारी मामले के बारे में पूछा है। इसमें ऐसी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिसकी कानून अपराध के मानते, ये भी सही है। इसके अंतर्गत प्राथमिक फाइल को होने पर पुलिस, ये भी सही है। दोषी व्यक्ति को जुर्माने या जेल या दोनों की सजा हो सकती है, ये भी सही है। इसमें सभी सही है, ध्यान रखिएगा। ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फौजदारी मामला में क्या क्या होता है, तो ये चोरी दहेज, अब तक सीटेट में यही सब पूछा है, ये सब नहीं पूछा है। चोरी दहेज मारपीट ये सब किस में आता है, तो फौजदारी में आता है, ठीक है जी। चलिए अब देखिए दूसरा आ गया कानून दीवानी। दो ही तरह कानून होते हैं, एक फौजदारी होते हैं, एक दीवानी होते हैं। दीवानी कथन बताइए। इसका संबंध एक व्यक्ति अधिकारों के उल्लंघन अवहेलना से होता है, जैसे जमीन के मामले में, किराया, तलाक संबंधी विवाद। याद रखिएगा, यही पूछता है परीक्षा में, ये लाइन सही है। दायर याचिका पर राहत की व्यवस्था भी करवाती है, सही है, दोनों लाइन सही है, ठीक है। जब याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फौजदारी और दीवानी। जब मेरे तरफ से इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपको देखना है। संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के माध्यम से अपने बचाव का मौलिक अधिकार प्राप्त है, ठीक है जी, अनुच्छेद 22 के तहत, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद में अब 39A में के अनुसार ऐसे नागरिक जो गरीब हैं, वकील करने में असमर्थ है, उनको वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य को दी गई, ये भी सही है। निःशुल्क जो है वकील दिया जाता है इसमें, दोनों लाइन सही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए चला गया कहाँ, देखते हैं कहाँ पर चला गया, 30 नंबर क्वेश्चन। हाँ ये यही पढ़ रहे थे हम लोग, हाँ ये भी क्वेश्चन बहुत मस्त क्वेश्चन है। अनुच्छेद 22 के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है और चैप्टर है। गिरफ्तारी के समय उसे गिरफ्तारी का कारण जानने का हक, ये भी सही है। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के अनुसार, ये भी सही, सब रट लीजिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है लाइन है, ठीक है जी। गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह के दुर्व्यवहार यातना से बचने का अधिकार है, ये भी सही है। हिरासत के दौरान दिए गए काबिल बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल, ये गलत है। कोई आप जबरदस्ती जो है आप उससे बयान ले लेते हैं और बयान लेने पर उसको हम मतलब आप ये नहीं मान सकते, उसका सबूत नहीं मान सकते। 15 साल से कम उम्र के बालक या किसी भी महिला को सिर्फ पूछताछ के लिए थाने में बुलाया जा सकता है, ये भी गलत है। तो 1 2 3, ठीक है, सही है। बहुत VBI ये मेरे तरफ से गेस क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, गेस है, ठीक है जी। मैं गेस कर रहा हूँ, ये याद रख लीजिएगा, परीक्षा में आएगा, ठीक है जी, ठीक है। दीवानी हो गया, संविधान उच्छेद हो गया, ये हो गया, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को हिरासत या पूछताछ के संबंध में, ये है मेरे तरफ से भी गेस है, ये गेस क्वेश्चन है मेरा तरफ से। DK बसु वाला बहुत पूछता है परीक्षा में, और DK बसु में सब सही है, पूरा उतार दिया है मैंने, ठीक है जी। DK बसु लाया गया था, सही है। इन दिशा निर्देशों में गिरफ्तारी, हिरासत में रखे गए व्यक्ति अपने दोस्त सगे संबंधी गिरफ्तारी, जैसे कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता है तो उसके सगे संबंधी को भी बताना जरूरी है। गिरफ्तारी के समय एक गवाह भी, ये तो भी सही है, ठीक है। तीनों लाइन सही है, इसका सभी सही है। चलिए इसको याद कर लीजिएगा परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए। संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार के संबंध में विचार कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 21 का जीवन का अधिकार आश्वासन दिया गया, सही है। किसी व्यक्ति के जीवन स्वतंत्रता को केवल एक तर्कसंगत न्यायपूर्ण कानून प्रक्रिया के द्वारा ही छीना जा सकता है, ये भी सही है, दोनों लाइन सही है। जैसे जीवन का अधिकार दिया गया, लेकिन अगर किसी का जीवन का अधिकार छीना जाएगा तो उसको एक कानून के तहत छीना जाएगा, विधि की प्रक्रिया द्वारा छीना जाएगा, ठीक है जी, ओके। कानून के समक्ष समानता के संबंध विचार। प्रत्येक नागरिक चाहे विभिन्न धर्म, वर्ग, जाति, वैचारिक मान्यता को, कानून के समक्ष सभी समान, सही है। प्रत्येक नागरिक को न्यायालय के द्वारा निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार दिया गया, भी सही, दोनों लाइन सही है। किसी घटना के होने पर पुलिस द्वारा किए जाने वाले कार्यों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शामिल नहीं होता है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल, मेरे तरफ से गेस है, ध्यान रखिए, पूछता है पूरा। अपराध की जानकारी मिलने पर उसकी जांच करना, जैसे कोई अपराध हो गया, जैसे घर में आपको चोरी हो गया तो आप जाएंगे कहेंगे तो क्या करेगा, उसकी जांच करेगा, गवाहों के बयान दर्ज करना, और फिर वहाँ के आसपास के लोग हैं उनसे बात करेंगे,
बयान दर्ज करेंगे, सबूत इकट्ठा करेंगे। फिर क्या करा, आरोप पत्र मतलब वही डायरी, आरोप पत्र दाखिल करते हैं और आरोपी को भी हिरासत में लेते भी हैं। ठीक है जी, तो चारों लाइन सही है, भी आई है। ठीक है जी। सरकार ने 2005 में मुसलमानों के विकास के कयामों की जांच के लिए न्यायमूर्ति खेहर की अध्यक्षता में, खेहर नहीं सच्चर कमेटी था, क्या था, सच्चर कमेटी था, जो मुसलमानों के जो सामाजिक है, आर्थिक है, शैक्षणिक है, उसकी जांच करने के लिए। ठीक है, इसके लिए सच्चर कमेटी था। तो जी पहला तो लाइन गलत है, सत्य नहीं है। ठीक है जी, इस समिति ने भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, हाँ दूसरा लाइन सही है आपका। तो ये सच्चर कमेटी था, कमेटी का नाम खाली गड़बड़ लिख दिया है। ठीक है, तो पहला हो जाए। संविधान द्वारा अल्पसंख्यकों को प्रदत्त अधिकारों और उनके साकार करने वाले कानूनों की रक्षा करने का दायित्व सरकार का है। ठीक है जी, ठीक है, क्या है, ठीक है, ठीक है, हाशिएकरण, हाशिएकरण वाला कंसेप्ट है जो हमें समझना है। ये सत्य कथन करेगी, संविधान द्वारा अल्पसंख्यकों को प्रदत्त अधिकारों और सरकार करने की रक्षा करने का दायित्व केवल सरकार को नहीं है भाई, और लोगों का भी है, एनजीओ है, बहुत सारी चीज सस्ता है। ठीक है, ठीक है, पहला तो गलत है, केवल सरकार नहीं है। ये हाशिएकरण का संबंध अभाव, पूर्वाग्रह, शक्तिहीनता, ये भी सही है। हाशिएकरण कमजोर, हाशिएकरण से कमजोर हैसियत ही नहीं बल्कि शिक्षा और बराबरी का हक भी नहीं मिल पाता, ये भी सही है। यानी कि 2 और 3, 2 और 3 ये बोला सही। ठीक है, याद कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, थोड़ा अलग टाइप से क्वेश्चन है। ठीक है जी, हाशिएकरण पर सवाल पूछ सकता है, ध्यान रखना। आदिवासी समुदाय के संबंध में किस कथनों विचार कर, अपने अपने शासन के पहले आदिवासी समुदाय शिकार कर, वन उत्पादन कर जीविका चलाते थे। ठीक है, सही है। आर्थिक बदलाव, वन नीति और राज के नीति दो राजनीतिक दबाव की वजह से इन लोगों के बागानों नहीं, ये नहीं। ठीक है, केवल एक सही है। ठीक है, दूसरा गलत है, पहला सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, काला हांडी वाला देखते हैं, देखिए क्या लिखा है। उड़ीसा के कालाहांडी जो डोंगरिया नाम कोड नाम का आदिवासी रहती है, ये तो सही है। कालाहांडी से न्यामगरी पर्वत को जादू टोना युक्त पर्वत मानते थे, उससे दूर रहते थे, दूर नहीं रहते थे उससे जब वो जादू टोना पवित्र चीज मानेंगे, पर्वत मानेंगे, तो उसकी पूजा करते थे ना, दूर थोड़े रहते थे। तो ये तो गलत है आपका, दूर नहीं रहते थे, यार जो लाइन लिखा है पहला सही है, दूसरा गलत है। मौलिक अधिकार से संबंधित कथनों पर विचार, संविधान में अनुच्छेद 17 के अनुसार किसी भी दलित की मंदिर में प्रवेश करने से, ये सही है। ये समानता का सिद्धांत हनन पर दलित अनुच्छेद 15 का सहारा ले सकते हैं। ठीक है, दोनों लाइन सही है आपका, भी आई है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मुसलमान और पारसी धार्मिक समुदायों को अपनी संस्कृति की रक्षा का संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। आरक्षण की व्यवस्था शिक्षा संस्थानों और सरकारी नौकरी में दलितों और आदिवासी को विशेष आरक्षण भी सही है। आरक्षण के संदर्भ में केंद्र राज्यों के स्तर पर जातियों के अलग, ये भी सही है, सब सही है। अब देखिए 1989 के अनुसूचित जनजाति अधिनियम आदिवासियों को अपनी परंपरागत जमीन की रखवाली के लिए सहारा लिया गया, सही है। संवैधानिक रूप से आदिवासियों की जमीन को किसी भी गैर नहीं बेचा नहीं जा सकता है, किसी भी तरह से नहीं बेचा सकता, तो केवल एक सही है, नहीं बेच सकते हैं आदिवासी लोग, अपना जमीन भी नहीं बेच सकते हैं, ना कोई खरीद सकता है, ना ये कर सकता है। ठीक है जी, अब आते हैं 1993 के कानून में आते हैं। 1993 में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्क्वेंजर एंड ये ऑफ ड्राई लैट्रिंग्स एक्ट 1993 में पारित किया, ये भी सही, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मेरे तरफ से गेस क्वेश्चन है ये कानून सिर्फ मैला उठाने वाले काम करने वाले, दोनों लाइन सही है।
भारतीय संविधान 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को समान शिक्षा का अधिकार की गारंटी देता है। ठीक है। भारत सरकार पूरी आबादी के लिए समुचित स्वास्थ्य की सुविधा, ये भी सही है, दोनों लाइन सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखिएगा। ये मेरे तरफ से गेस क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारतीय गैस त्रासदी का मामला जो ज्योग्राफी में भी पढ़ाया था आपको, मिथाइल आइसोसाइनाइड, AMIC, ध्यान रखिएगा। मेरे तरफ से गेस है ये, जान लीजिए। पढ़ाया भी 8वीं क्लास में, 8वीं क्लास का ज्योग्राफी में पढ़ाया गया है, वहाँ से भी आप देख लीजिएगा, पूरा डिटेल हमने पढ़ाया, बताया आपको। शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। शोषण से मुक्ति अधिकार के अनुसार किसी भी कम मेहनताना पर काम करने या बंधुआ के तौर पर काम करने में मजबूर नहीं किया जा सकता है, ये भी लाइन सही है। पहला लाइन भी सही है। संविधान के अनुसार 14 साल से कम उम्र के किसी बच्चे को कारखाना, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हम लोग जो है आपको पॉलिटी के क्लास को, 8वीं क्लास का पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सीटेड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है जी, सीटेड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो आपको देखना है। ठीक है, और देखने का प्रयास करिएगा। सीटेड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, जो आपको देखना है। ठीक है, और जो ऐसे अदर कंपटीशन देने जा रहे हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो KVS का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह से देखिएगा, और इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, अपने साथियों को भेजिए और इससे अवगत कराइए। देखिए, इसके बारे में जितना आप ये जुड़िएगा, ठीक है, तो आपको जो है समय समय पर सारी चीज़ मिलेगी। इसके माध्यम से जो भी जानकारी आपको दी जाएगी, मेरा लक्ष्य एक ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सफल हो, ये और जो भी जानकारी दिया ऑथेंटिक जानकारी दिया जाए। ठीक है, थैंक यू इसके लिए।